पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। उससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि पार्लियामान के जॉइंट सेशन में हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड कानून साजी आज पास करवाने में कामयाब होगी और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसके चंद इंतहाई अहम नुकात भी हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी एक और इम्पॉर्टेंट बात की जिसमें अपोजिशन के कुछ इस्तीफों का जिक्र है। इस हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडू साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MP हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज जब ये लेजिस्लेशन पास हो गई तो उस वक्त अपोजिशन को कहा कि अपोजिशन जिस तरह का अपोजिशन का रवैया था उस हवाले से ऑब्जर्वेशन क्या दी, वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। जी नाज़रीन, आपने सुना मलिक अहमद खान साहब। वज़ीर आज़म ने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपोजिशन के मुफादात हैं और पाकिस्तान के मुफादात, उनके ख्याल में दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। जी अशरफ, आपका शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्स के पास होने पे अगर प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्टेक्स्ट में रहते जो कि बिल्स का कॉन्टेक्स्ट था और इस पे बात करते कि जिस पे कुछ तरमीम आई थी और उन बिल्स में बेहतरी कैसे हो सकती तो ज़्यादा मुनासिब बात होती। ये वज़ीर आज़म साहब की जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इस स्टेटमेंट से उनकी रिफ्लेक्शन, जो उनकी एक हेट्रेड की रिफ्लेक्शन है, जो उनकी एक बिल्कुल एक उनके अपने ख्याल के मुताबिक वो जो चीज़ एक कंसीव कर लेते हैं फिर उसी को प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन हुज इंटरेस्ट इज़ दिस? क्या ये जो सूरत हाल वज़ीर आज़म बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अगर कोई लॉज ज़्यादा ड्रैकोनियन हो तो उसके अंदर है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जहाँ पर आपको डबल जेपडी की एक सूरत पैदा होती हो उसमें वो सूरत पैदा करने में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, या पाकिस्तान का इंटरेस्ट किसी एक ऐसी सूरत में है कि जहाँ पे लॉज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों और उनके साथ कोई शकूक व शुबात ना जुड़े हों। तो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा मुनासिब होता है कि अगर वो बात ऐसे करते जिसके साथ कोई उस लेजिस्लेशन के ऊपर उनकी इनपुट आती कि एज लीडर ऑफ द हाउस वो उसके कंटेंट के बारे में बात करते तो वो प्राइम मिनिस्टर लाइक स्पीच होती। अब इस तरह की बात करना जैसी उन्होंने की है, और मैंने अभी आपके टीवी चैनल्स पे जो हॉलमार्क है प्राइम मिनिस्टर का कि वो तज़हीक अमेज़ जुमले बोलते हैं, वो लोगों की बिल्कुल इस तरीके से बात करते हैं जैसे खुद वो शायद इस चीज़ से पहलू तय करने। चलें उस चीज़ पे भी आता हूँ। आपने पहला पॉइंट जो उठाया कि हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, दैट इज़ योर मेन पॉइंट। और मिनिस्टर साहब, बेहतर होता वज़ीर आज़म लेजिस्लेशन पे बात करते, लेकिन जो ये वाली बात की इससे तो लगता है कि अपोजिशन का वजूद ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए, जहाँ तक आपके इंट्रो की बात है कि इनका वजूद अपोजिशन का बर्दाश्त, मलिक अहमद खान साहब ने पॉइंट आउट किया। टेक्निकली आपने जो रिपीट किया वो मलिक अहमद साहब ने कहा कि हम अपोजिशन का वजूद नहीं चाहते। टेक्निकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिसने मुल्क को इस दौराए तक लाए हों, तबाही की तरफ जुमरे में लाए हों, करप्शन को किया हो, स्कूल कॉलेजेस ना बनाए हों, सड़कें ना हों, एक अरबों खरबों डॉलर्स के कर्जों में हमें डुबा दिया हो, तो उनका वजूद नहीं होना चाहिए। नंबर 1। अब बदकिस्मती है, वोट दिया लोगों ने, वोट देख के लोगों ने एक्सपोज भी होते हुए इनको देख लिया कि इनका लीडर सऊदी अरेबिया किस तरह भागे, फिर कैसे आए, फिर कैसे गए, मुआहदे किए, और अब कोर्ट के बावजूद, वर्डिक्ट के बावजूद, जिसका एहतराम करते थे कि आप वापस आ जाए, आपकी जमानत ख़त्म हो गई, आपने कोई अस्पताल में नहीं इलाज कराया, कोई कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जी पार्टी सारी एम्फोसाइज कर रही है और उनका एम्फोसिस है कि आप ना आएँ, और वो मान गए। अब आ जाए आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के ऊपर जो तकलीफ की बात थी वो लेजिस्लेशन पे ही बात कर रहे थे। अभी भी लेजिस्लेशन थी कि फैटफ जो है उसके अंदर हम आए किसके दौर में, नून लीग के दौर में आए,
अगर हम ग्रे लिस्ट में आए हैं तो हमारी इकोनॉमी है, हमारे पास सैंक्शंस हैं, हमारे पास बिजनेस करने के जो मसाइल हैं वो फैटिफ की वजह से है। अगर ये हम ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो हमारे वहाँ महंगाई डबल हो जाएगी, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, सैंक्शंस लग जाएंगे। तो पाकिस्तान के मफाद में इसको हटाना है इस लिस्ट से हमें, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आगे आए। जब आगे आए तो असूलन पाकिस्तान का सोचते हुए सारी ऑपोजिशन को साथ खड़ा होना चाहिए था कि जी हम हमारे टाइम पे गलती हो गई, हम पाकिस्तान को बचाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम पाकिस्तान तक बचाने देंगे जब तुम हमें एनआरओ नैब की शक्ल में दोगे, हमारी चोरी के केसेस माफ करोगे, उसमें से 38 पॉइंट्स में से 34 पॉइंट हमारी मर्जी के डालोगे तो हम पाकिस्तान को आजाद होने देंगे। इसका मतलब ये कि मेरी जाती चोरी और पाकिस्तान एक तरफ है, इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ, पाकिस्तान एक तरफ है। ठीक है, लेजिस्लेशन अगर खुदा ना खासा नहीं भी होती तो नुकसान पाकिस्तान को होता, मेरी जात को तो नहीं था। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और इस मर्शद कोई बात बुरी मानने की नहीं है ना, अगर मेरे वालिद ने कहीं से कोई कारोबार शुरू किया और कहीं से कहीं पहुंच गया, अगर एक आदमी का वालिद साइकिल पे था, साइकिल की दुकान चलाता था, जिसका आप हवाला कह रहे हैं, मैं नाज़रीन को वो सुना भी दूं। मलिक अहमद खान साहब भी शायद इसी का हवाला दे रहे थे कि क्या हालात थे इनके, मुझे मालूम है वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। जी मलिक अहमद खान साहब, आप इसी का हवाला दे रहे थे? नहीं, इससे तो मैं एक इनके माइंडसेट की रिफ्लेक्शन और इनकी एक जो जहनी पस्ती है, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। और मुझे किसी के ग्वाल मंडी में बड़ा होने से, वो तो खुद ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने लिए एक बड़ी सनती अपनी उसमें हम गए, और हमारा कारोबार जो था वो उनके हुकूमत के किसी सिलसिले में आने से पहले, जब भुट्टो शहीद के दौर में उनकी वो सारी कमियाई गई जो चीज़ें थी, तो तब वो कौन सी गवर्नमेंट में थे। तो अगर इमरान खान को इस चीज़ पे इतराज़ है तो ये तो एक छोटे आदमी की छोटी बात है। ये तो उनको इस तरह की बात करते हुए ये कोई प्राइम मिनिस्टर लाइक स्पीच थी। और वो जो पीछे बैठे डेस्क बजा के क्या लगा रहे हैं, ये एक कैलस फाशिज्म की एक निशानी है। ये इनका ये जो सेल्फ राइटियसनेस पे खड़े होके लोगों को बेतौकीर करने की एक सस्ती कोशिश जो है, इसका क्या वो उनको इस बात पे फख्र है कि उनके फोर फादर्स ने अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, बिल्कुल आप कह रहे हैं मेहनत थी, लेकिन जो डेस्क बजा रहे थे जिसमें चलते, और इस चीज का अगर अभी फैसल के पास जवाब है, मुझे बताएं कि क्या उनकी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में जो उनकी सनतों को कौमियाया गया, तो उस वक्त कौन सी हुकूमत थी उनके पास? कौन सी हुकूमत थी? मिनिस्टर साहब, दो सवालात आ गए। एक तो कैलस तरीके से आप लोग भी उसमें थे जिन्होंने वजीर आजम की इस बात पे डेस्क बजाए, और ये फस्तायत की निशानी है बकौल मलिक अहमद खान साहब के। और दूसरा, जब उनके ये सारे बिजनेसेस कौमिया लिए गए थे तो उस वक्त कौन सी हुकूमत थी जो ये असासे बनी? देखिए अर्शद साहब, सबसे पहले तो मलिक अहमद साहब ने कहा कि ये एक माइंड सेट है, जिस माइंड सेट के तहत इस तरह की छोटी बातें की जा रही हैं। तो वो कौन सा माइंड सेट है जब खाकान अब्बासी साहब लोगों को सवाल करने में कहते हैं तुम्हारा बाप चोर है? कंपैरिजन करें ना, अपनी बारी में शराब हलाल है, दूसरी की बारी में हराम है। इस तरह नहीं हो सकता। मलिक अहमद साहब को फैक्ट्स बात करनी पड़ेगी। आपसे सवाल किया आपने, डॉक्टर ये कहाँ से पैसा कमाया, आपने तुम्हारा बाप चोर है। भाई बाप का क्या ताल्लुक था? भाई इसहाक डार की तो बाप की साइकिल की दुकान थी ना, इसमें बुरे मानने की क्या बात है? अगर साइकिल की दुकान से उसने मेहनत से बनाया होता, लेकिन उसने बनाया वजारतों में आकर, उसके बाप का पैसा था, उसके बाप का मुल्क था। ये हमारे बाप की जागीर नहीं, हम नौकरी करते हैं, हम नौकर हैं यहाँ। हम जब वोट लेके आते हैं, हम की नौकरी करने आते हैं, जब मिनिस्टर बनते हैं हम एक बड़े नौकर बन जाते हैं। हम बादशाह नहीं, अपनी कंपनी चलाते। दूसरी बात, एक मिनट मलिक अहमद साहब, फिर मलिक अहमद साहब ने कहा कि बहुत इनसेंसिटिव लोग, शहबाज शरीफ साहब कल रेप के डिस्कशन के ऊपर ये बता रहे हैं कि जिस बच्ची का रेप हुआ होना नहीं चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाईवे पे रेप हुआ वो नवाज शरीफ ने बनाया। मतलब ये माइंड सेट और आप हमारे माइंड सेट का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको मलिक अहमद साहब, अच्छा देखें, जैसे आदमी को तो कम से कम सेंसिबल होना चाहिए। वो गलत को गलत कहें,
सही को सही कहें, वो नहीं, भी अगर मैं- इसी राह जी में आगे मलिक बढ़ाया अहमद जाएगा। खान साहब जी क्या कह रहे नहीं हैं? नहीं, मैं फैसल देखिए बात सुने ठहरे यार, देखिए बात ये है, आप मुझे इस बात पर मुझे अब कोई शक और शुबा ही नहीं रह गया कि जिस तरीके की तकरीर आज वजीर आजम ने किया, खुदा की कसम किसी गली मोहल्ले का काउंसलर करता है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर ये प्राइम मिनिस्टर का ये लेवल है तो ट्रस्ट में मुझे कोई फिक्र नहीं है आप लोगों की, मैं आपको अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट उस जगह तक भी नहीं समझूंगा। और अगर शहबाज साहब की स्पीच में कल ये बात थी तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि वो इस रेप की बात पे, मोटरवे की बात करते हुए वो इन फ्लो ऑफ स्पीच ये बात कर गए, गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। उनकी साथ ही फौरन ट्वीट पे उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ पर एहसास है और मैंने जो बात की उस पर मैं इस वाक़े पर बड़ा मैं दिली तौर पर रंजीदा हूं। उस कॉन्टेक्स्ट को आप इसके साथ रिलेट ना करें सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक फैसला अहमद मैं खान आपसे साहब भी जो आप तवक्को बात करता कर हूं। रहे हैं, आप मेरी बात सुने ना, देखें मेरी सुने, देखिए बात, कम ऑन यार, आप देखें कि आपने इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपने जो एक हेट स्पीच, एक तहकीर का एलिमेंट, एक उस पोडियम पे जो कि गवर्नमेंट नॉर्मली इस किस्म के स्टेटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर लाइक स्टेटमेंट्स नहीं है। मुझे खुशी है कि आपका ये प्राइम मिनिस्टर है, ट्रस्ट में, और ये आपकी बड़ी कोई लंबी बात मैं नहीं करूंगा। कम वट में, जैसी मर्जी सपोर्ट, जिसकी मर्जी सपोर्ट, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आपके इस रवैये को जो आज आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया वज़ीर आज़म ने उस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ठीक है, आपको मैं शक अपनी नहीं है बात तो आप आपके दिल सामने रख बर्दाश्ता रहा हूं। हो गए, क्योंकि अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर, उन्होंने भी कहा कि अब तो इस असेंबली में बैठने दिल ही नहीं करता, शायद हमें इस्तीफे दे देने चाहिए। क्या क्या उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं तो जिस तरह कहा था ना, दिल ही नहीं चाहता इस असेंबली में बैठने का, और मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए कि स्पीकर जेल कर जाए। ऑपोजिशन के मेंबर ज़्यादा थे, जो अब रवायत पड़ रही है, जिस तरह ये बिल पास कराए जा रहे हैं, ये फ्यूचर के लिए एक रास्ता खोल रहा है कि ये इसको पार्लियामेंट को इस तरह चलाया जाए। जी मलिक अहमद खान साहब, इतने दिल बर्दाश्त होगी? देखिए सर, मैं एक सिर्फ आज का नहीं, मैं सिर्फ आज का नहीं, मुझे बड़ा एतराज़ है। मैंने भी अपने किसी सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में मोहसिन शाहनवाज रांझा की एक बड़ी पर्टिनेंट मैंने बात सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हमने जो अमेंडमेंट्स हमने दी थी इस बिल के लिए, तो उनको तो इनकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मलिका बुखारी ने उठ के रीड आउट कर दिया और इस तरीके से बुलडोज किया गया। पार्लियामेंट की वर्किंग पे तो मुझे कोई वो नहीं है कि ये जिस तरीके से इसको जैसे पंजाब में या वफाक में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बुलडोज कर दिया जाता है, उसको अब एक तरफ रहने दें जो अभी या सादिक साहब बात करें। अगर आप मुझे फैसल साहब, रोज़ सुबह उठ के आपने एक कोरस में मैं पिछले को कम से कम 2-3 साल से ये देख रहा हूँ कि बाद जमात आपकी जमात में बशमूल आपके साथ मेरी 2-4 दफ़ा ये इंटरेक्शन भी हुई, आप बैठते हैं और चोर डाकू की गर्दान आपके हाथ में आ जाती है। कब तक आप मुझे गाली देंगे और मुझसे तवक्को करेंगे कि मैं आपको गाली नहीं दूंगा? बिल्कुल और मेरी ठीक है, गाली फिर आपके ये बाप सवाल पर आ गया, मैं इसका जवाब ले लूं। कैसे मलिक हो अहमद खान साहब, 2 साल से एक ही कोरस चल रहे, एक ही राग अलाप रहे, चोर चोर चोर, और ऑपोजिशन कब तक ये बर्दाश्त करे और इसी तरह जवाब देना शुरू कर जाए? मलिक अहमद खान साहब का तो सवाल। इसका मतलब देखिए, मलिक अहमद साहब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने चोर को चोर कहा तो हम एक नॉर्मल आदमी को भी गाली देंगे, तो गाली का जवाब गाली से नहीं होगा, गाली का जवाब फिर पत्थर से होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले मैंने मान लिया आज मलिक साहब की बात, डिबेट के लिए मैं मान लेता हूं कि जी मलिक साहब ने जो बातें की वो सब ठीक है, तो भाई अगर आपका लीडर चोर नहीं है तो वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं रिपोर्ट सबमिट कर रहा, वो क्यों नहीं बता रहा प्लेटलेट्स का जो हर सेकंड गिर देते हैं, वहां जाके क्या ऐसा आया, कौन सी कॉफी पी, कौन से बाग में घूमे, कौन सी हवा है, कौन से बेंटले की सवारी है, कौन से फ्लैट की ये रौनक है, कौन सा जमीन का हिस्सा गार्डन रास आ गया है कि आप सेहतमंद हो गए हैं, आप वहां से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, आप मौलाना फजल रहमान से ही बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन से ही बात कर रहे हैं, तो फिर आप इधर आए ना। अगर आप चोर नहीं है आप इधर आ जाए, अगर आप चोर हैं तो फिर आप भागे। इसहाक डार क्यों भागे हुए, इमरान क्यों भागा हुआ है, शहबाज शरीफ का दामाद, नवाज शरीफ का दोनों बच्चे क्यों भागे हुए, जवाब दें, वापस आए, क्यों नहीं आ रहे? चलिए, वो मलिक सवाल अहमद हैं जो काफी अरसे से चल रहे हैं। मुझे मलिक यहाँ अहमद खान साहब क्यों भाग रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं छोड़ अर्शद, करते? मुझे मलिक अहमद थोड़ा सा साहब मौका बताया दे 2.5 दीजिए। साल के अंदर
कब मलिक अहमद साहब को शमूल अर्शद, समय मुझे- दे रहे? जी कब मलिक आपको अहमद खान छोड़ता है? साहब क्विकली, क्योंकि मुझे फिर वक्फे पे भी अर्शद, जाना तब और अगली स्टोरी पे। जी मैं तो सिर्फ ये मैं तो सिर्फ दो बातें जानता हूँ यार। एक तो ये मैं फैसल की इस बात पे कि ठीक है, अगर आप ऐसे जजों से फैसले लें जैसे वो पता नहीं क्या उसका नाम था, वो व्हाटएवर, वो जो नैब के कोर्ट का जज था, जो भी था अर्शद चले। मलिक, उस तरह के जज, उसके जज, उन जजों से फैसले लेने के बाद अगर आप डेक्रेटल होना चाहते हैं, सारे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने के बाद किसी एक गवर्नमेंट के किसी एक काम के अंदर आज तक कोई अलेज्ड करप्शन नहीं है, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। लोगों के प्राइवेट बिजनेसेस, फैसला आप बिजनेसमैन है, आप एक रिप्यूटेबल बिजनेसमैन है। मुझे आपकी ये अलाइनमेंट जो आपकी इमरान खान की पार्टी की है, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इतराज़ इसलिए कि आप इस स्टेट का बुरा कर रहे हैं। आप बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जो आज आप बो रहे हैं ये आप काटेंगे, और जो मेरी आज दुआ है बोल रहे हैं कि वो आप लोग- काटेंगे। मलिक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सेगमेंट में शिरकत करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियान टर्नर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्रिस्टियान टर्नर प्रोग्राम में शिरकत करने का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उर्दू सीख लिया हूँ। काफ़ी अच्छी उर्दू आपने सीख ली है। आप पाकिस्तानियों से मुलाकातें करते हैं, उनसे उर्दू में बात करते हैं? Gee, look, the relations at the minute are very strong. We are going from strength. It's been a difficult year, but we're in very good place, and you can tell I'm enjoying myself. I'm still learning my Urdu. And I like to say, dosti mushkil waqt means saath dete hain. It's exactly at times like this that we must be together. And in these difficult times during the lockdown, did you go back to your home in UK? No, I was here throughout the whole period with my family. You know, we have families here with us. My children, my wife, we were all here together. It was tough. We didn't get out much. We got out a little bit, but I'm pleased now that things are looking better, and I hope to be travelling around the country again soon. And High Commissioner, how do you rate Pakistan's handling of the corona pandemic? So look, I think it is a good news story. Let's be clear, we can't be complacent. We're not out of the woods yet, and everyone needs to stay vigilant, keeping social distancing, washing their hands, wearing face masks if they're close together. But I do think there's things the rest of the world and the UK can learn from Pakistan. The fact that the cases have been kept low, the balancing of lives and livelihoods, and some of the policies of the coordination through the NCOC, the smart lockdowns, I think have been an important part of the story. Did you visit NCOC? Yes, and I think a very, very good effort. Any government needs to coordinate properly. You know, you cannot drive one thing from a single ministry. So having a place where all those different ministers could get together, talk to each other on the key areas, whether that's about the borders, about the health, about the workers, and then to be able to coordinate at federal to provincial level, I think it was very important. How do you rate the role of the leadership in this, and especially Prime Minister Imran Khan, who has been against the all-out lockdown right from day one? Well, look, my job is not to be a cheerleader for any individual or party. I'm here to work with the elected representatives, with that leadership and to support the people of Pakistan. But in any system, leadership matters. And I think, as I say, it's a great news story for Pakistan. And as we go through the next phase of this pandemic, it's still a problem all over the world. We're looking at schools going back here in Pakistan this week. As I say, I think there's stuff we can learn from you. High Commissioner, what are you doing to improve relationship with Pakistan? Have you taken any steps during this time, since you have been here, to improve the trade relations with Pakistan? Because one of the focus of Prime Minister Imran Khan is to bring more investments in Pakistan. Has there been any development on that? So look, I really agree on this agenda. The economy is the important thing, and having inclusive economic growth, delivering more jobs for people, that's what's going to help drive Pakistan to the next phase. So I think it's the right thing for diplomats like me to talk about. There are two big announcements this week I'm very pleased that we have made. The first is the return of British Airways not only to Islamabad, where it's now flying daily, but also for the first time ever 4 flights a week to Lahore. And the announcement that another British airline, Virgin, also wants to fly to Islamabad and Lahore this December. This is great news and shows confidence. And the second area is an expansion of our export credit facility with businesses, so that we can see more companies investing between Britain and the UK. And what does this mean, export credit facility? Has that limit been announced, and what it means for Pakistan?
So this is a facility which most governments have, which says that they will in effect provide credit to companies that partner with them for exports. So we have tripled the size of that facility to £1.5 billion sterling. And in effect, that means that companies that want capital can go to that facility, UKEF, and ask for very, very cheap capital. It's very favourable interest rates if a small part of their project is linked back to the UK. It's about 20%. So somewhere in your supply chain, one of your partners is linked to the UK, then you can access that credit much more cheaply than you would on the commercial markets with banks. So it's a really good incentive to build those linkages and get more British High investors there. Commissioner, since you have been here, what was the trade volume, and with this increased credit facility, what do you see the trade volume between Pakistan and UK would be in the years to come? Yeah, so a total balance of trading goods and services is about £3 billion, and that makes us the third largest trading partner for Pakistan. So that is a good place to be, but I think we should be doing better. And my ambition is to see a doubling of that trade. And I think that because of the broad potential, the way the economy is going here. I think that because we have so many ties in common, that's about our people links, our shared language, our shared heritage, the fact that we have people traveling back and forth on these new flights. And I also think it's because of Pakistan's geography or position. To give you an example, we have obviously a lot of British businesses in the Gulf. They need to realize they're a short hop across to Pakistan. And many of them should bring their investments and their interest here and look to grow their partnership with Pakistan. And what are the specific areas you might have identified where the British investors can invest in Pakistan? So there are many options and possibilities, but I think a few I would like to see more collaboration on would be healthcare, which obviously we've had a lot of focus on with COVID. Education, a very important sector for us given the world-class education offer in Britain. And then agriculture, still a very important part of Pakistan's economy. Agriculture technology, as one example, was the recent technology which we helped export from the UK to help fight the locust threat, where we brought these special sprayers that helped disperse the pesticides against the locusts. Manufacturing as well, but these are core areas where my team and I will look to be focusing our efforts. High Commissioner, you are in Pakistan, your tenure at a very interesting stage in regional history. And there's another transition taking place in Afghanistan. Is the war against terror over? Well, I think the sad truth in this day and age is that we're all vulnerable to terror attacks everywhere in the world, and that's as true if you're on London Bridge as if you are in this country. But first and foremost, I think credit where it is due for the progress Pakistan has made against insecurity, and that is why I was able to move on when I arrived, you will remember, in Pakistan at the end of last year, to lower our travel advice and encourage more people to come. For the region, I agree, we're at a critical juncture, and I think it actually links directly to the economic point we were just making. The regional connectivity will encourage trade, will encourage economic growth if we can open up those opportunities for Pakistan to trade with its neighbours. And I should absolutely commend Pakistan's leadership in getting us to the historic Afghan peace negotiations, which started in Doha last Saturday. It's a huge moment for the people of Afghanistan to turn away finally from violence and embrace the opportunity of peace after decades of strife and unrest. And the way that Pakistan has seen that is a strategic opportunity, that a peaceful, secure Afghanistan leads to a peaceful, secure and prosperous Pakistan. I think that has been really remarkable, and the commitment which came from the Prime Minister and everyone last weekend, Foreign Minister Qureshi, to say that together we must stand against spoilers. You absolutely have Britain's support in that. High Commissioner, you have been travelling a lot before the corona pandemic hit Pakistan and smart lockdowns were enforced. Now most of the lockdowns have been lifted. Do you intend exploring Pakistan more? I absolutely do. You can tell that I'm not a very shy and retiring diplomat, and I don't think you can understand a country from its capital city, beautiful though Islamabad is, and you certainly can't understand a country from its diplomatic enclave. So I see my job as to get out, to meet people, and genuinely to listen, to learn, to try and understand more about this beautiful country as I practice my terrible Gora Urdu, for which I apologise.
So you'll see in the coming weeks I have plans to visit again, to be traveling around the country. I'm particularly keen to go north, having heard so much about its beauty, also to KP, other parts of the country, as well as back to Lahore and Karachi in due course. So I hope to be traveling and visiting a wide array of interests and meeting more people around the country as I go. High Commissioner, there are so many beautiful places in Pakistan, especially in the northern areas. Would you recommend the British tourists who go to different places to come and visit the northern areas of Pakistan? I'd recommend them to go everywhere. You know, one of the things that amazes me is that Pakistan has this very rich heritage. For millennia, it's been a crossroads of trade, of commerce, of culture, of faith. And wherever you go in the country, there are these wonderful historic sites. I'm a historian by training. So whether I go to Rohtas Fort, Makli, the Mausoleum, to Takzila near here, there is this wonderful heritage as well as the astounding natural beauty. And I would say to anyone, come and visit. That there is a lot to see and enjoy. High Commissioner, in January, I think we asked you about the British cricket team visiting Pakistan. It's almost 6-7 months. Any plans of the British cricket team coming? Ahista, but I am very, very excited about the platform that was built after the summer tour. I hope everyone enjoyed it. The cricket was very exciting, although a bit frustrated by some rain and wind that we had back in England. But I should also say that the way in which the Pakistan team acted as ambassadors for their country, it really touched people's hearts back at home. They were really such good sports and real sporting heroes for the country, the young players, the old players. So having done that, I am ever more keen to deliver that tour back here in some form to Pakistan. A lot of the international sporting fixtures have been frustrated by this coronavirus, but I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Anything else you would like to add, High Commissioner? Well, there is one thing, because I understand that today, for our friends at ARY, there is a small celebration. So let me say, Bis Salgira Mubarak. Happy 20th birthday to everyone at ARY, and many congratulations on reaching this great milestone for this. Thank you very much, station. High Commissioner Dr. Christian Turner. आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिएगा.